और वो कोहेरेंस टाइम क्या है, आपके पास एक ग्राउंड है और एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट पे जितने टाइम वो डिले करके वो नीचे एमिट करता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस्पायरिंग एसएस। और सीयूटी के इस लेक्चर सीरीज में आपके पास एक बहुत शानदार टॉपिक चल रहा है इस टाइम, और उस टॉपिक का नाम है वेव ऑप्टिक्स। और उसका पहला पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया काफ़ी डिटेल से, और काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों के पास काफ़ी रिजल्ट आए थे। उसमें मैक्सिमा इंटेंसिटी आई थी, मिनिमा इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी, और उसमें पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। साथ में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थी। और उस लेक्चर्स में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए थे, जहाँ पर हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई किया और इंटरफेरेंस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया था। उसी सीरीज के सिस्टम में आगे चलते हुए हम लोग अब देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास आया हुआ है, जो हमारे पास यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया हुआ है, वो हमारे पास ये रिजल्ट है। और ये पहले ही क्लासेस के साथ आपके पास आ चुकी थी। जब आपके पास कोई ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपके पास ये होती थी, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 थीटा दे रखा है यहाँ पर जो भी रिजल्ट्स हैं, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए की वैल्यूज़ थी वो ये रिजल्ट आपको मिला। और एक खास बात यहाँ पे देखने को मिली थी आपको कि जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर है, और करके आप कह सकते हो एम्पलीट्यूड ए इज प्रोपोर्शनल टू रूट में आई। और इसी बेसिस पर आपने इसको चेंज किया है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई इन द टर्म ऑफ इंटेंसिटी I1 I2 टू रूट ऑफ I1 I2 इंटू कॉस। ठीक है, और यहाँ पर आपने जब बेसिक कंडीशन लगाई थी तो आपके पास ये रिजल्ट I0 4I0 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आया था। और उसके पीछे रीज़न क्या था, ये 1 प्लस कास जो थीटा है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्विवेलेंट होगा। तो इसी को ओपन किया गया है, उसके अकॉर्डिंगली ये रिजल्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है इस बेसिक फंडामेंटल चीज़ के साथ। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, इसको याद रखना होगा। और इस पे प्रॉब्लम भी कराई थी मैंने पिछली क्लासेस में। सो दैट टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द कोहेरेंस। कोहेरेंस से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी, इसका डिस्कशन पार्ट है आपके पास, फिर भी हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले है द फेज रिलेशनशिप बिटवीन द टू लाइट वेव कैन वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। तो दो बातें यहाँ पर आपके पास आएंगी, एक टाइम टू टाइम और दूसरी बात आएगी पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, इन्हीं दो पॉइंट टू पॉइंट इन स्पेस, इस दो वर्ड की वजह से जो आपके पास टाइम टू टाइम मिल रहा है, पॉइंट टू पॉइंट मिल रहा है, इसकी वजह से दो कोहेरेंस होंगे, एक होगा आपके पास टेम्परल और दूसरा होगा स्पेशियल। ये दो कोहेरेंस होंगे जिससे रिलेटेड किया जाएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट फेज रिलेशनशिप इज कॉल्ड कोहेरेंस। अब इस दोनों की जो प्रॉपर्टीज है फेज के साथ, वो चीज़ क्या है, कोहेरेंस कहला देगी। तो पहला टर्म आएगा पास टेम्परल कोहेरेंस। इन ए लाइट सोर्स ए लाइट वेव फोटोन is produced when an excited atoms goes to the ground state and emit light। ठीक है, पहली बात जब आपके टेम्परल कोहेरेंस की बात हो रही है, इसमें इन्होंने कहा कि यहाँ पर इन ए लाइट सोर्स इज ए लाइट वेव, फोटोन की बात कर रहे हैं, इज प्रोड्यूस व्हेन एन एक्साइटेड एटम गोज टू द ग्राउंड स्टेट एंड एमिट लाइट। ये वाली बात कह रहे हैं कि टेम्परल कोहेरेंस वो कोहेरेंस है जिसके अंदर एक्साइटेड स्टेट आपके पास ये होंगे एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, और ये होगा आपके पास ग्राउंड स्टेट, ये दोनों। और वो कह रहे हैं इस पॉइंट से जब आपका एचम्यू फोटोन यहाँ से वो नीचे की तरफ आएगा यहाँ पर, और उस समय एक फोटोन एमिट लाइट एमिट करेगा फ्रॉम एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट। ठीक है, एमिट लाइट, ये वाली बात कह रहे हैं। इस केस में क्या होगा, पहली बात है द ड्यूरेशन ऑफ दिस ट्रांजिशन इज अबाउट 10 टू द पावर -8 टू 10 टू पावर -10 सेकेंड, मीन्स नैनो सेकेंड और एंगस्ट्रॉम सेकेंड के पार्ट्स आप देख सकते हो, मतलब बहुत ही कम टाइम की बात है, उसके अकॉर्डिंगली ये चीज एमिशन चल रहा है। दस द एमिटेड वेव रिमेन्स साइनसोइडल फ्रॉम दिस टाइम फॉर दिस टाइम इज नोन एज द कोहेरेंस टाइम्स। तो जो यहाँ पर आपको मिल रहा है कोहेरेंस टाइम जो TC है वो अगेंस्ट साइनसोइडल है। तो इस ड्यूरेशन में, इस टाइम के अकॉर्डिंगली 10 टू द पावर -10 टू 10 पावर -10 सेकेंड में एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे जाएगा और वहाँ से वो एमिट करती लाइट। इस ड्यूरेशन में, ये जो टाइम ड्यूरेशन है उसके बीच में, इसी टाइम को हम बोलते हैं कोहेरेंस टाइम। ठीक है, एंड
डिफिनिट फेज रिलेशन इज मेंटेन्ड फॉर ए लेंथ एल इक्वल टू सी इंटू टाउ। ये टाइम है। आप इसको इसी से रिलेट कर सकते हो कि आपके पास जो वेलोसिटी होगी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसी के रिलेशन से आप एल इक्वल टू यहाँ पे सी लिख रहे हैं और उसको टाउ लिख रहे हैं। सस कोहेरेंस टाइम के लिए ये इस तरीके का नोटेशन यूज किया जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली ये चीज डिवाइड किया, एल इक्वल टू सी टाउ इंटू सी, कॉल्ड कोहेरेंस लेंथ। फॉर नियॉन वेवलेंथ इज अप्रॉक्सीमेट टू 63,200 एंगस्ट्रॉम, 6,328 एंगस्ट्रॉम, एंड जो इसका टाइम है रिलैक्स कोहेरेंस टाइम वो 10⁻⁻10 सेकेंड है। एंड जो लेंथ है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज कितनी है, 0.03 मीटर। बहुत बेसिक बात है। फॉर कैडमियम वेवलेंथ 6438 एंगस्ट्रॉम और रिलैक्सेशन जो इसका जो टाइम है कोहेरेंस टाइम है वो टाउ सी, इसको टाउ बोलते हैं, टाउ सी इक्वल टू 10⁻⁹ सेकेंड, एंड लेंथ इक्वल टू 0.3 मीटर्स। फॉर लेजर सेल्स के लिए जब आप लेजर की बात करते हो तो ये जो टाइम है 10⁻⁵ सेकेंड एंड लेंथ इक्वल टू 3 किलोमीटर। ये है। तो ये जो वेरिएशंस आपको मिल रहे हैं कोहेरेंस टाइम का, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको देख सकते हैं। द स्पेशियल लाइन विथ डेल्टा एल रिलेटेड टू द कोहेरेंस लेंथ एल and the coherence time tau c, so that it can be write delta L is equal to lambda square upon c into tau, or approximate to value is there delta lambda is equal to lambda square by L, क्योंकि ये वैल्यूज उसकी इक्विवेलेंट है जो वहाँ पर निकाला हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप डेल्टा L की जब वैल्यूज की बात करोगे यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर बाय L की बात करते हैं। तो ये आपके पास एक रिलेशन है, इसी के हिसाब से आपको देख के चलना है। और ये छोटा सा इंपॉर्टेंट, कई बार एक न्यूमेरिकल जरूर आ जाता है आपके पास कि कोहेरेंस लेंथ निकालिए, कोहेरेंस लेंथ फॉर ए गिवन वेवलेंथ, वेवलेंथ गिवन होगा, आपसे कोहेरेंस लेंथ पूछा जाएगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, चेंज इन वेवलेंथ और वेवलेंथ ये दे रखा है, इस दोनों के साथ आप निकाल सकते हो। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप पास यहाँ पर देखिए कोहेरेंस टाइम दे रखा हो तो टाइम के साथ ये स्पीड ऑफ लाइट है c, ठीक है। c की वैल्यूज यहाँ पर आपके पास आएंगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये वैल्यूज है। अब बस आपके पास ये टाइम वैल्यूज गिवन हो तो आप डेल्टा एल निकाल सकते हो, और डेल्टा एल जो लाइन विड्थ है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो कई बार ये वर्ड्स लाइन विथ डेल्टा एल फॉर द गिवन वेवलेंथ एज वेल एज द गिवन यहाँ पर टाइम, जो आपका कोहेरेंस टाइम है वो दिया होगा और आपके पास वेवलेंथ गिवन होगी, आपसे लाइन विथ पूछी जाएगी डेल्टा लैम्डा की वैल्यूज, तो ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन इज देयर, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कि हमारे पास एक कोहेरेंस टाइम है, और वो कोहेरेंस टाइम क्या है, आपके पास एक ग्राउंड है और एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट पे जितने टाइम वो डिले करके वो नीचे एमिट करता है, तो एक ड्यूरेशन उसके टाइम के एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आने का वो 10⁻⁻10 to 10⁻⁹ सेकेंड के अराउंड होगा, और उसके अकॉर्डिंगली ही हमारे पास एक लेंथ निकल के आ रही है और एक कोहेरेंस टाइम निकल के आ रहा है, ठीक है। और अलग अलग कोहेरेंस टाइम के लिए आपके पास अलग अलग वैल्यूज मिल रही है, अलग अलग जो मटेरियल आपके पास गिवन है, कहीं नियॉन है, कैडमियम है और ETC जैसे भी मटेरियल गिवन होंगी, उस सब का जो ये आपके पास है कोहेरेंस टाइम अलग होगा और उसके अकॉर्डिंगली उसके पास लेंथ, कोहेरेंस लेंथ अलग होगी। तो दो चीज़ें आपके यहाँ पे निकालना है, एक टाउ सी और एक एल। एल क्या पे कोहेरेंस लेंथ है और टाउ सी क्या पे कोहेरेंस टाइम है, सो दैट वी कैन डिस्कस आल्सो द स्पेशियल कोहेरेंस, ठीक है। टेम्परल कोहेरेंस के बाद स्पेशियल कोहेरेंस। 2 पॉइंट इन स्पेस आर सेड टू बी स्पेशियल कोहेरेंस इफ द वेव रीचिंग देयर मेंटेन ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो ऐसे भी कोई दो पॉइंट्स गिवन है, यहां पर कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। फेज डिफरेंस आपके पास क्या है, φ = φ2 माइनस का φ1। तो सेड टू बी स्पेशियल कोहेरेंस इफ द वेव्स रीचिंग देयर मेंटेन्स ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो जो भी दो पॉइंट्स आपके पास गिवन है, आप P से P' को एज्यूम कर लीजिए, अगर उन्होंने यहां से यहां तक जितना भी पॉइंट्स इस पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस को उन्होंने मेंटेन कर रखा है, तो जो अगर कांस्टेंट फेज डिफरेंस उसी को हम बोलेंगे स्पेशियल कोहेरेंस। तो आपको इस कंडीशन में फेज डिफरेंस आपके पास कांस्टेंट मिल रही है ड्यूरिंग दिस पॉइंट टू पॉइंट, ऐसे दो पॉइंट्स इसके बीच में आपका स्पेशियल कोहेरेंस होगा, आपका पाथ डिफरेंस उस वहां पे जो फेज डिफरेंस है वो चीज कांस्टेंट होना चाहिए किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में।
तो वो जो डिस्टेंसेज हैं, वो जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं हम क्या, स्पेसियल कोहेरेंस। द स्पेसियल कोहेरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर दैट। ओके, नाउ ए मोनोक्रोमेटिक सेल्स हैव द लाइट। अगर ये सिचुएशन आपकी कांस्टेंट है, इसमें वहीं से आपके पास स्टार्ट हो जाएंगे द डिफरेंट फिनोमिना। नाउ द पॉइंट P and Q are at the same distance from S, they will always be having the same phase. Okay, now point P and P dash will be the spatial coherence if the distance between P and P dash is much less than the coherence length, is that P and P dash is much less than C into T, और आप इसको coherence length कह रहे हैं, P dash is much less than capital L. This is the coherence length, this is the time. Okay, third point is methods of obtaining coherent source. अब coherent source को फाइंड आउट करने का मेथड्स क्या है? बहुत सारे मेथड्स हैं, उसमें आप दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। स्पेशली टू coherent sources are produced from a single source of light by two method, first by division of wavefront and second by division of amplitude. By the division of wavefront and by the division of wavelength. तो यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें आपके पास इंपॉर्टेंट है कि इंटरफेरेंस जो प्रोड्यूस करते हो आप, इसके पास जो मेथड है मेंटेन द कोहेरेंट सोर्स आपको अगर प्रयोग करना है तो दो तरीके हैं। पहला आपके पास आ गया डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट और दूसरा आ गया डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। जब आप डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट की बात करते हो तो उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे यंग स्लिट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उस केसेस में क्या होता है कि आपके पास स्लिट लगी होती है, इस तरीके से आप सोर्स को भेजते हो, यहाँ से एक और सोर्स लगा दो यहाँ पर। अब उस दोनों के पॉइंट्स के बीच में आपके पास इंटरफेरेंस फिनोमिना या उसकी लाइट आपको मिलनी चालू हो जाएगी। तो जहां भी एक बेसिक फंडामेंटल आपको मैं बता देता हूं कि जिस भी एक्सपेरिमेंट में आप स्लिट यूज करते हो वहां पर डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट दिखाई देगा, और जहां पर भी आप लेंस यूज करते हो, ठीक है, जहां पर भी आप कोई लेंस यूज करोगे वहां पर आपके पास डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड हो जाएगा। जैसे कि यंग्स डबल स्लिट और आपके पास बहुत सारे फ्रेंजनल बाइप्रिज्म भी है। बाइप्रिज्म में क्या होता है कि एक पतली सी स्ट्रिप, बहुत पतली स्ट्रिप से यूज करते हैं, जिसको एज ए डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट की तरह यूज कर सकते हो। साथ में ही जब आप डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में न्यूटन्स रिंग का भी एग्जांपल आता है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर भी आते हैं, इन सब में लेंसेज यूज किया जाता है। जब प्लेनो कन्वेक्स लेंस, नाम सुना, प्लेनो कन्वेक्स लेंस को आपने किसी ग्लास प्लेट के ऊपर रखा तो लाइट इंसिडेंट होगी, वहां से रिफ्लेक्ट होगी, तो वहां पर डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड है, यहां पर डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट है। और एक साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं ये भी बता देता हूं कि न्यूटन्स रिंग भी आपके रियल लाइफ एक एग्जांपल है, जहां पर ये प्रूफ होती है कि कोई लाइट क्या है, वेव नेचर की रखती है। उसी बेसिस पर आपके सारे चीज डिवीजन में हो जाते हैं। तो बहुत सारे रिंग का फॉर्मेशन होगा वहां पर न्यूटन्स रिंग में, और एक मैक्सिमा और एक मिनिमा आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो वेव नेचर है, उस वेव नेचर में कोहेरेंट सोर्सेस को आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, वो वेव नेचर के अकॉर्डिंगली ही आप कोहेरेंट सोर्स फाइंड आउट करोगे। और उसके लिए दो पार्ट आपको, दो तीन एग्जांपल्स है, डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का। डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट के लिए जब आप डिस्कस करते हो तो ये वेवफ्रंट का डिवीजन है और ये एम्पलीट्यूड का डिवीजन है। मैं इस पॉइंट्स को कई बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एमसीक्यूज में ये पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं कि इन विच एक्सपेरिमेंट द डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट इज ऑकर्स। तो आपके पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, फ्रेंजनल बाइप्रिज्म है, इस तरीके का आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हो। और दूसरा मेथड आपके पास है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का, जिसका एग्जांपल न्यूटन्स रिंग और माइकलसन इंटरफेरोमीटर है। नाउ दूसरा पार्ट आपके पास यहाँ आता है डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट। द वेव फ्रंट एमिटेड बाय नैरो सोर्स इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स बाय द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ और डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन मीन बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। और इस केसेस में द कोहेरेंट सोर्स सो ऑब्टेन्ड आर इमेजिनरी, दे आर प्रोड्यूस इन द फ्रेजनल बाइप्रिज्म, ठीक है। फ्रेजनल बाइप्रिज्म, लिनॉर्ड मिरर, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इस सब में सबसे ज्यादा इजी ये वाला पार्ट आपके पास। इन सब में आप क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट होता है। ओके, तो ये एग्जांपल्स याद रखना है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके हिसाब से देख सकते हैं। तो आपके पास एक पर्टिकुलर सोर्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, बहुत सारी लाइट होगी, आपने यहाँ पर ऐसे ले रखा है, इसमें से एक सोर्स यहाँ पर आया, उस सोर्स का आपके पास डिफ्रैक्शन मिल रहा है, बहुत सारे पॉइंट्स। और जो फ्रेजनल, जब आपने मैं स्टार्ट करा था, जो आपके पास वेव ऑप्टिक्स का पार्ट, वहाँ पे सबसे पहले एक एजम्पशंस थी, एक प्रिंसिपल था, जिसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ये कहते थे कि भाई अगर आपके पास कोई भी
सोर्स यहाँ पर है, अगर वो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट मीन्स वाइब्रेटिंग ऑल द पार्टिकल्स आर इन ए सेम फेज, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर वो इस तरीके से ऑसिलेट हो रहे हैं तो उस केसेस में आप किसी भी पॉइंट्स को आपने एक बार पकड़ लिया तो वो पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी वेवलेट की तरह काम करेगा और एक नए सोर्स की तरह बिहेव करता है। वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि एक सोर्स आपके पास गिवन है, उस सोर्स के अकॉर्डिंगली आपने क्या किया है, इस पॉइंट्स को यहाँ पे पुट किया और इसके साथ ही ये जो स्कैटरिंग दिख रही है, ये दोनों ये इसी सिंगल सोर्स के दो अलग अलग सोर्स मिल गए और यहाँ पर आपने ये चीज़ स्लिट यूज करी है और इसी स्लिट की वजह से आपका सिंगल जो सोर्स था आपके पास वो डबल सोर्स में कन्वर्ट हो गया और टू स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया। और ये फिनोमेना होती है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट का एग्जांपल कौन सा है, डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट का एग्जांपल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये इसी से कोरिलेटेड है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी फिनोमेना है और इसकी एक्सपेरिमेंट को आप सब लोग कर सकते हैं अपने लैब में भी, फिजिक्स के लैब में सब लोगों ने करा होगा एटलीस्ट इस चीज़ को कि ये क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग इस फिनोमेना को देखना चाहते हैं, बहुत सारे आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं कि डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल्स में, तो यहाँ पे कह रहे हैं इन दिस अरेंजमेंट लाइट वेव इज पार्शली रिफ्लेक्टेड 50% and partially transmitted 50% to produce two light rays. Okay, now the amplitude of wave emitted by extended source of light is divided into the two part by the partially reflected and partially reflected. Okay, now the coherent source obtained are real and are obtained in the Newton's ring experiment and Michelson interferometers color in the thin film. बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यहाँ पर दोनों आपके पास मिल गए, एक आपके मिलेगा न्यूटन्स रिंग और दूसरा माइकलसन इंटरफेरोमीटर्स। अगर आपको इस तरीके से याद नहीं होता, इसके स्टेटमेंट्स नहीं होता, तो आप याद रखना कि वो जो भी एक्सपेरिमेंट आप यहाँ पे करते हैं, जहाँ पर आप लेंस यूज कर रहे हैं लेंसेज को, वहाँ पर डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का है और जहाँ जहाँ पर आप स्लिट यूज कर रहे हैं वो डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट का है। ये दोनों एग्जाम्पल्स डिफरेंट है। तो डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट के लिए आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जहाँ स्लिट वर्ड आया उसकी वजह से आप उसे यूज करते हो। और फ्रेजनल बाइप्रिज्म में क्या होता है कि आप बाइप्रिज्म तो यूज करते हो बट ट्रीटेड एज ए स्लिट बिकॉज देयर थिकनेस इज वेरी स्मॉल, इतनी पतले होते हैं कि आप उसको एज ए प्रिज्म की तरह यूज करते हो, तो वहां पर भी ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। तो डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड और दोनों के अलग अलग एग्जांपल्स आपको समझ आ गए। तो हम लोग इस केस में जो आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है उसमें किस तरीके से होगा, पहले हम लोगों ने इसके फंडामेंटल डिस्कस कर चुके हैं डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली। अब हम लोग इसका डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना, कंस्ट्रक्टिव फिनोमेना जो भी आपको दिखता है, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, इसके लिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो एग्जांपल्स हम लोगों ने ट्रीट किया उसका हम प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करेंगे। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज नथिंग, एक बेसिक डिफिनीशन है, आप यहाँ से कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म distribution of intensity of light when superimpose two or more coherent sources। अब आपके पास कोहेरेंट सोर्स की प्रॉपर्टी पता चल गई है, अब उस पर आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात आ जाएगी और इसी बेसिस पर इसके फिनोमेना को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं व्हेन टू वेव्स ऑफ एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी, ये कोहेरेंट सोर्स की प्रॉपर्टी है, कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज, ओके, ट्रैवल इन ए मीडियम in the same direction simultaneously, then due to their superposition at the same point, some point intensity of light is maximum while at the some point the intensity is minimum। ये दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। ये एक बार आप मैक्सिमम और एक बार आपको मिनिमम, ये इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली आप इंटरफेरेंस फिनोमेना देख चुके हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड दिस इज द फॉलोज द टू टाइप्स, ठीक है। और इस फिनोमेना के अंदर दो डिफरेंट टाइप्स की सिचुएशन आपको मिल रही है। एक आपको मिलती है यहां पर कंस्ट्रक्टिव फिनोमेना,
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव मीन्स जिसमें इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, और दूसरा आपको मिलता है डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना जहाँ पर इसकी इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। सो दैट ये दो फिनोमिना बहुत सिंपल है, इस फिनोमिना में बहुत खास बात नहीं है। जब आप इसमें से फेज डिफरेंस की बात करते हो कंस्ट्रक्टिव फिनोमिना में, तो यहाँ पर आपका फेज 0r, ठीक है, 0r 2n पाई होगा। दूसरी कंडीशन में जब आपके पास पाथ डिफरेंस चाहिए बिटवीन देम वेयर द पॉइंट इज फाई इक्वल टू n लेमडा, इसी को आप मैक्सिमा बोल सकते हो, और इसको आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, ठीक है, और इंटू डेल्टा एक्स। और यहाँ पर फेज की वैल्यू आपके पास है, इसकी आप वैल्यू पुट कर सकते हो 2n पाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो 2 पाई से आप 2 पाई कैंसिल आउट कर सकते हो, और डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा मिल जाएगा। तो मैक्सिमा के केसेस में या कंस्ट्रक्टिव फिनोमिना के लिए, कंस्ट्रक्टिव फिनोमिना के केसेस में आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पर वो तो n पाई आ रही है, और प्लस माइनस के साथ देख सकते हो पाथ डिफरेंस में, और फेज डिफरेंस केसेस में 0r 2n पाई, ये है ना। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर ये वैल्यूज आपसे पूछी जा सकती है। अगर उसी केसेस में आपके पास ए मैक्स की बात करते हो वहां पर, तो 2a² शो कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और इंटेंसिटी की बात करोगे तो 4a² हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटेंसिटी हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है 4a0 का स्क्वायर, और जब आप इंटेंसिटी की बात करते हैं यहाँ पर और मिनिमम की बात करते हैं तो 0 आ जाती है दोनों सेम केसेस में। तो ये चीज़ भी आपको एल लेमडा आपको पास यहाँ पे मिल गई, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव फिनोमिना के लिए। और यही चीज़ जो आपके पास इस फेज डिफरेंस और इस पाथ डिफरेंस में जो रिलेशन है, उससे जो वैल्यू आपको कंस्ट्रक्टिव फिनोमिना के लिए, मतलब इंटेंसिटी आपके पास क्या होगी, ब्राइट वाली, ब्राइट होगी, ये सब ब्राइट का दिखता है, और जो डार्क सिस्टम दिख रहा है वो डार्क का। तो एक ब्राइट, एक डार्क, एक डार्क, एक बाट, ये मिल जाएगा 1 2 1 2 1 2, इस तरीके से ये फिनोमिना मिल जाएंगे जिसमें डार्क। दूसरी केस आपको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है, और उसके लिए इंटेंसिटी भी देखो आप 4I0 आ रहा है, और ये रिजल्ट मैक्सिमा की। सिमिलरली आप जब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना की, तो ये वो पोजीशन है जहां पर इंटेंसिटी इसकी मिनिमम होगी। व्हेन टू वेव्स मीट ए पॉइंट विथ अपोजिट फेज, इस मीन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज ऑब्टेन्ड एट द पॉइंट दैट इज द मिनिमम लाइट, सो दैट जो फेज डिफरेंस आपको यहाँ पे मिल रहा है फाई की वैल्यू 2 180 r 2n-1 इंटू पाई, ये रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। वेयर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, 0 नहीं है इसमें, r 2n+1 इंटू पाई। इट मीन्स जो आपके पास फेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यह है डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना के लिए 2n+-1 और इंटू पाई, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। और इस केस में जो 2n+1 पाई है, इसी केसेस में जब आप पाथ डिफरेंस की बात करते हो तो 2n-1 λ/2 ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको भी आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसी रिलेशन से, जब आपके पास डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा और इंटू डेल्टा एक्स, ये रिजल्ट गिवन होगा आपके पास। तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करिए 2n+-1 पाई और इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा और इंटू डेल्टा एक्स, ओके, इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से आपको पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और जो डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी वो 2n+-1, ठीक है, पाई की जगह पर आप λ/2 आ जाएगा। ये दो रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। 2n+1 λ/2 फॉर द डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना, ये डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना के लिए है, सब डिस्ट्रक्टिव के लिए है, और कंस्ट्रक्टिव फिनोमिना के लिए यही रिजल्ट आपके पास था n λ था, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं। अगर वो दोनों रिजल्ट सेम है तो एम्पलीट्यूड 0 होगा, तो इसकी इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगी। नाउ द सुपर इम्पोज अ वेव ऑफ रैंडम फेज डिफरेंस, अब यहाँ पे बात आ गई रैंडम फेज डिफरेंस की। इस केसेस में आप कह सकते हो व्हेन टू वेव्स आर मोर वेव्स हैविंग द रैंडम फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सुपर इम्पोज, देन नो interference pattern is produced, then the resultant intensity is just the sum of the two intensity I1 plus I2, ठीक है। तो इंटरफेरेंस जो आप कराते हैं उसके केस के लिए जो कोहेरेंट सोर्सेज का होना बहुत जरूरी है। कोहेरेंट सोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप यही कहते हैं कि कोहेरेंट सोर्स दो सोर्स विच हैव द कांस्टेंट या सेम कह सकते हो, सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होना चाहिए, फेज डिफरेंस मस्ट भी कांस्टेंट होना चाहिए, एम्पलीट्यूड नियरली इक्वल होना चाहिए, और इंटरफेरेंस फिनोमेना के होने की कंडीशन में क्या होगा कि दोनों डिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए और एक डायरेक्शन की तरफ ही जाना चाहिए।
ठीक है, तभी जाके वहां से इंटरफेरेंस फिनोमिना होंगी और उसके लिए ये चीज कंडीशन है। तो दो बात आप याद रख सकते हो कि सिंगल सोर्स से इंटरफेरेंस नहीं होगा, इंटरफेरेंस होने के लिए टू सोर्सेज चाहिए और दोनों डिपेंडेंट सोर्स होने चाहिए, एक ही डायरेक्शन की तरफ जाना चाहिए, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, फेज डिफरेंस मस्ट भी कांस्टेंट होना चाहिए, या तो जीरो हो या तो पाई हो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, ठीक है। और एम्पलीट्यूड नियरली होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि एक एम्पलीट्यूड इस बोर्ड के साइज का और दूसरा एम्पलीट्यूड आसमान के साइज का, तो इंटरफेरेंस कैसे खराब होगा ही नहीं। तो इस कंडीशंस में जब आप इस चीज़ को डिस्कस करते हैं तो आपके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आपके पास आ जाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली जब आप उसको देखते हैं तब जाके आपको इंटरफेरेंस फिनोमिना मिलता है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ आपको देखने को मिल गई। पहली बात कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसके लिए पाथ डिफरेंस एन लेम्डा है, और जो मिनिमम इंटेंसिटी है या आप उसको डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना कह रहे हो उसके लिए 2n + -1 λ/2। ठीक है, ये है आपका मिनिमा के लिए और मैक्सिमा के लिए है एन लेम्डा। ओके, एंड वी कैन फाइंड आउट द आल्सो देयर फेज डिफरेंस इज देयर। ठीक है, अब पाथ डिफरेंस है तो आप फेज डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस सबसे ढेर सारे एमसीक्यूज आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। नाउ तो आपके पास आता है नंबर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, इसको वाईडी एक्सपेरिमेंट भी बोलते हो। इस फिनोमिना के अकॉर्डिंगली किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आपके पास इस सेक्शन होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसको हम लोग वाईडी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि वाईडी होगा। इस केसेस में क्या होता है एक्चुअल में, किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को एनालिसिस करेंगे, कैसे करते हैं। तो पहली बात क्या होगा कि आपके पास जो सोर्स होंगे, जो आपको सोर्स लेना है वो क्या होंगे, मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक सोर्स होंगे। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब क्या होता है बेटा कि यहाँ पर आपके पास जो 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से स्टार्ट होगा और ये 8000 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में ये विजुअल रीजन है, और इस विजुअल रीजन के अंदर जो वेवलेंथ की वैल्यूज है, लेम्डा की वैल्यूज वो वेरी करती है। और जो सारे कलर हैं विबग्योर, ठीक है, ये सारे कलर 7 कलर इसी में इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में होंगे, इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में होंगे। यहाँ पर आप ये सोच सकते हैं कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स का यहाँ का मतलब क्या हुआ कि इनमें से कोई एक कलर ले लो, कोई भी जो लेना है सिंगल लो, चाहे आप रेड ले लीजिए, ब्लू लीजिए, ग्रीन लीजिए, जो भी आपको लेना है, येलो कलर लीजिए, जो भी आपको लेना है, एक ही कलर लेना है। तो सिंगल कलर की जो वेवलेंथ की लाइट होगी उसी को हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स बोलते हैं और उसी को हम यूज करते हैं इसमें। रीजन क्योंकि ऑर्डिनरी लाइट के पास तो 7 कलर है, 7 कलर का जब इंटरफेरेंस फिनोमिना बनता है तो वो इतने पास पास बनेंगे कि आप उसमें मैक्सिमा और मिनिमा को क्लियर नहीं देख सकते। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सेंटर ऑफ पॉइंट पर सबके एक साथ ही मैक्सिमा अगर बन गए तो वो क्या होगा, एक वाइट कलर की बन जाएगी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी लाइट का ये मैक्सिमा इंटेंसिटी आई है। दैट्स वाई वी आर सेलेक्टिंग ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स फॉर द एक्सपेरिमेंट और फॉर्मेशन ऑफ द फ्रिंजेस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना व्हेन वी आर यूजिंग द कोहेरेंट सोर्सेज फॉर द इंटरफेरेंस फिनोमिना। ओके, तो इंटरफेरेंस फिनोमिना के लिए जब आप सोर्स के लिए लाइट यूज करते हुए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बात यहाँ पर है कि आप कोहेरेंट सोर्स यूज कर रहे हो, कोहेरेंट सोर्स आप यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, आप कोहेरेंट सोर्स यूज करेंगे जिसमें आप ये कह सकते हो कि A1 इज अप्रॉक्सीमेट टू A2, ठीक है, एंड फाई इक्वल टू 0 आर एनीथिंग्स, ठीक है, 0 आर एनीथिंग्स फेज, ठीक है, मस्ट बी कांस्टेंट। ओके, फाई must be constant and frequency or wavelength की बात करते हो must be same, must be same, ठीक है। और फॉर इंटरफेरेंस के sources must be dependent, sources must be dependent। तो ये चीजें क्या हो गई कि एम्पलीट्यूड नियरली इक्वल हो गया, फाई मस्ट बी कांस्टेंट हो गए, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मस्ट भी सेम होना चाहिए एंड सोर्सेज मस्ट भी डिपेंडेंट होना चाहिए। ये कंडीशन आपको मिल गई, मोनोक्रोमेटिक सोर्स आपने ले लिया। अब इस सेटअप को लेके हम चलते हैं वाईडी की तरफ। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर एक सोर्स एज्यूम कर लीजिए एस, ठीक है, एस एक सोर्स है। यहां से आपके पास लाइट आएगी इस 2 पॉइंट्स पर, 1 और यहां पर आपने दूसरा सोर्स यूज करना है, ये पॉइंट है, ठीक है। यहीं से आपकी सोर्स ऑफ लाइट इस पॉइंट से जाएंगी, चूंकि ऑल डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर ऑल डायरेक्शन में होगी, और यहीं से ये सोर्स ऑफ लाइट आपके पास इस पॉइंट से यहाँ तक जाएगी और यहीं से हम यहाँ यूज कर रहे हैं।
बिकॉज हम लोगों ने सोर्स S1 और S2 तो एज्यूम कर रखा है। एक बात हमेशा याद रखना कि यहां पर जो भी सोर्स है आपके पास वो है किसमें, वेव फॉर्म में, तो इस तरीके से जाएंगे, वो इस तरीके से जाएंगे सोर्सेस वेव फॉर्म में। तो इसके अकॉर्डिंग आप जब देखते हैं इस स्क्रीन पर, देखिए ये आपके पास स्लिट आ गई, ठीक है, ये सोर्स आ गया आपके पास, सोर्स ऑफ लाइट, और ये आपके पास आ गई स्क्रीन, इस स्क्रीन पे जाएंगे। सेंटर पॉइंट से अगर मैं बात करता हूं, इस सेंटर पॉइंट से आप इसको इस तरीके से लेके जा सकते हैं, इस पॉइंट पर सेंटर, ठीक है, इस पॉइंट पे जा सकते हैं। और यहां से वो ड्यू टू द डिफ्रेक्शन ऑफ दिस लाइट इट विल मे बी लाइक दिस वन, ठीक है, इट मे बी लाइक दिस वन, कि यहां से ये पॉइंट्स पी पॉइंट पे चला जाए, इस पी पॉइंट पर, और यहां से एक पॉइंट हम लोगों ने ले लिया पी पर, ठीक है, ये सोर्स हो गया। अब इस पूरे फिनोमेना में, पूरे इस प्रिंसिपल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करें इस पाथ डिफरेंस को। यही है पाथ डिफरेंस, और यही है रिस्पॉन्सिबल द फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस। ये जो आपके पास पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, यही रिस्पॉन्सिबल टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रिंजेस। और इस फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस के हिसाब से ही हम इसके इस सेंटर से, जो आपका सेंटर पॉइंट है, वो इसके अकॉर्डिंगली इसका वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी अप और डाउन देख सकते हैं। खास बात यहाँ पर यही है कि इंटरफेरेंस फिनोमेना में हम लोगों ने देख लिया कि जो इंटेंसिटी मैक्सिमा की है वो सेंटर से लेके कहीं भी आप जाते हो वो बिल्कुल कांस्टेंट है, 4a² था, और मिनिमम इंटेंसिटी 0 थी जब एम्पलीट्यूड सेम थे। तो इसके हिसाब से उसका जो फ्रिंजेस की फॉर्मेशन हो रही है वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट होती है, डार्क बिल्कुल डार्क होगा, ब्राइट बिल्कुल ब्राइट फ्रिंजेस होगा, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन हो जाएंगी। क्लियर है ना? सो दैट अब इसको मैथमेटिकली ट्रीटमेंट करने के लिए आपको अलग से एक पॉइंट्स इसमें कंसिडर करना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करें। अब इसके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए जब आप मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें दो पॉइंट्स एज्यूम करने पड़ेंगे। एक यहाँ से इस तरीके से जाओ आप, दूसरी लाइन को मैं इस तरीके से लेके जा रहा हूँ। एज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ से यहाँ तक कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है इस दोनों स्लिट का वो है d, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, वो d/2 आएगी। सिमिलरली यहाँ पर पॉइंट्स भी d/2 आ जाएगा, ठीक है। और एज्यूम कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस कैपिटल D, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन विल बी द कैपिटल D, ठीक है। ये दोनों ही कैपिटल D है इसके बीच में और ये है स्मॉल d, तो इसलिए d/2 होगा। P के बाद आप इसको Q एज्यूम कर सकते हैं और इसको आप R एज्यूम कर सकते हो। पूरा एम हमारा क्या है इस एक्सपेरिमेंट में, टू फाइंड आउट द पाथ डिफरेंस। अगर ये पाथ डिफरेंस मिल जाएगा तो हमें फेज डिफरेंस मिल जाएगा, अगर ये दोनों चीजें मिल जाएगी तो हमें मैक्सिमा और मिनिमा मिल जाएगा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना मिल जाएगा। यही चीज हम लोगों को यहां पर समझना है कि कैसे हम इस चीज को फाइंड आउट करें। नाउ तो वी हैव द सम डिफरेंट रिलेशन इज देयर। हमारे पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ऑफ, ठीक है, S1 P एंड Q, पहला ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल में, ठीक है। और हमारा एम क्या है, टू फाइंड आउट द पाथ डिफरेंस बिटवीन दिस वन, इसके और इसके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वही हमें निकालना है। तो यहां पर S1 P Q है, इस केसेस में आप यहां पे कह सकते हैं कि S1 P का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर एन प्लस S1 Q का स्क्वायर कह सकते हैं। और इस रिजल्ट में अगर आप देखते हैं इस पॉइंट्स में, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आपके पास गिवन ये तो कैपिटल D है, ठीक है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस एज्यूम कर लीजिए एक नॉर्मल डिस्टेंस x है, ठीक है, x है। तो जो PQ की वैल्यू आएगी यहां पर PQ की, वो x माइनस d/2 आ जाएगी। पूरे x में से ये वैल्यूज आपको चाहिए PQ की, इस PQ के लिए आपको क्या चाहिए, इस पूरे डिस्टेंस में से इतना माइनस कर दो। तो आप यहां कह सकते हैं S1 P का स्क्वायर इक्वल टू PQ इक्वल टू क्या होगा, x माइनस d/2 का स्क्वायर एन प्लस S1 Q, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल D, तो आप कह सकते हो d²। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ट्रायंगल ऑफ, इसकी हम बात कर रहे हैं S2 P to R, क्योंकि एक ट्रायंगल आपके पास ये बन गया, तो इस केसेस में आप कह सकते हैं S2 P into R, ओके। और यहां से आपके पास जो रिजल्ट दिखाई देगा वो आप इसको कह सकते हो S2 P का स्क्वायर इक्वल टू
इसका स्क्वायर यहाँ से S2P का स्क्वायर इक्वल टू दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, यही ना, तभी आपका ट्रायंगल फॉलो अप होगा। तो इस केसेस में जो पी आर की वैल्यूज है वो x प्लस डी बाई टू, तो आप यहां से कह सकते हैं पी आर का स्क्वायर एन प्लस एस टू आर का स्क्वायर, ठीक है। सो दैट ये रिजल्ट आपके पास हो जाएगा S2P का स्क्वायर इक्वल टू पी आर की वैल्यूज मीन्स यहां से लेके यहां तक की वैल्यूज क्या है, यहां तक तो x है और यहां से यहां तक डी बाई टू है, यहां से यहां तक क्या है x है और यहां से यहां तक डी बाई टू है। तो आप कह सकते हो x प्लस डी बाई टू का स्क्वायर प्लस S2R की वैल्यू क्या है डी स्क्वायर, ये आपके यहां से यहां तक की वैल्यूज डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें निकालना क्या है पाथ डिफरेंस, तो बड़े वाले लाइट में से छोटी वाले लेंथ को हम माइनस करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2, इस और इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, इसमें से हमने करा तो x प्लस डी बाई टू का स्क्वायर, ठीक है, n प्लस डी का स्क्वायर माइनस x माइनस डी बाई टू का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस डी का स्क्वायर, यही ना, ये डी है, चूंकि माइनस साइन के साथ किया हमने तो ये भी माइनस हो गया इसके साथ। अब ये प्लस माइनस डी के अकॉर्डिंगली ये चीज तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चीज इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका इससे कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद आप देख सकते हो कि x प्लस डी बाई टू का स्क्वायर माइनस x माइनस डी का टू का स्क्वायर, ये रिजल्ट आपके पास आया। इस दोनों को ओपन कर सकते हैं, आप कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर एंड प्लस टू ऑफ एक्स डी बाई टू, ठीक है, एंड माइनस साइन के साथ आप देख सकते हैं यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई फोर एंड माइनस के साथ प्लस आ जाएगा, ठीक है, माइनस है तो प्लस टू ऑफ एक्स डी बाई टू, ये रिजल्ट आएगा। तो यहां से ये रिजल्ट आपके पास से प्लस वाले हैं, ये रिजल्ट आपके माइनस वाले हैं, तो ये रिजल्ट आपका यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा प्रॉपरली। ये रिजल्ट इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस और माइनस है, और इस 2 से 2 ये कैंसिल, ये 2 से 2 ये कैंसिल, तो 2x इंटू डी, ये रिजल्ट आपके पास आएगा 2x प्लस टी और एक्स टी, ठीक है, एक्स टी और एक्स टी 2x टी। तो यहाँ पर ये रिजल्ट आपको मिल गया x2p का स्क्वायर माइनस S1p का स्क्वायर, ठीक है, ये इसका रिजल्ट है, ये इसका। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन करोगे आप तो क्या मिल जाएगा आपको S2p माइनस S1p और S2p प्लस S1p इक्वल टू 2x इंटू टी, ये आ जाएगा। अब एज्यूम करना है इस कंडीशंस के अंदर, इस कंडीशन के अंदर आपको क्या एज्यूम करना है बेटा कि जैसे कि कोई एग्जांपल्स ले लीजिए कि आपको मैं अगर ये सोर्स दिखाता हूँ, अगर इस तरीके से आपको लाइट दिखा रहा हूँ यहाँ से पास में, और मैं इसको आपसे बहुत दूर लेके चला जाऊँ, बहुत दूर, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, तो ये आपको ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। अगर दो स्लाइड्स अगर आपको दिखाऊं मैं, एक ये और एक दोनों के साथ इस तरीके से दिखाऊं मैं आपको इसके साथ ही, तो उस केसेस में क्या होगा, जैसे कि कोई चीज़ भी दिखा सकता हूं मैं आपको कि ये दो चीज़ें, ये एंगल्स हैं दोनों के साथ, यही ना स्लोप, इस तरीके का स्लोप है, यही स्लोप है, इस तरीके का स्लोप आपको दिखा रहा हूँ। अगर ये स्लोप काफ़ी डिस्टेंस के दूर लेके जाऊँ, बहुत दूर लेके चला जाऊँ, तो उस केस में क्या होगा, ये आपको सब ऐसे दिखेगा, मतलब ये दोनों आपको सब ऐसे दिखेंगे। ये जो एक्सिस दिख रहा है आपको ऐसे वेरी हाई डिस्टेंस, अगर बहुत दूर लेके जाऊँ मैं इसको, तो ये रिजल्ट आपको ऐसा ही दिखेगा जैसा आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जब आपको बहुत दूर लगाएंगे, मीन्स आप ये चीज़ कह सकते हो यहाँ पर कि जो डी की डिस्टेंस है ये वाले डी, ठीक है, डी को अगर मैं 1000 टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर दूँ तभी भी इज ग्रेटर देन कैपिटल डी, तभी ये लेस देन दिस वन है। इस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास S2P इज अप्रॉक्सीमेट टू S1P एंड दिस इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट कैपिटल D। इस कंडीशन पे ये ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है, दोनों कैसे दिखेंगे हॉरिजॉन्टली। तो इस केस में आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी S2P माइनस का S1P और ब्रैकेट में 2D और इक्वल टू 2x इंटू डी, ठीक है, ये वैल्यूज आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जनरली पूछ सकते हैं कि जब आपने इसको ऐड करके 2D कर दिया तो ये डिफरेंस तो जीरो हो जाना चाहिए, आपने जीरो नहीं लिया,
मैं इसको एक एग्जाम्पल से बताना चाहूँगा, आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाना चाहूँगा कि ये कंडीशन ऐसे क्यों नहीं लिया। इसको ऐसे नहीं लिया जैसे कि अगर आपने कोई चीज़ खरीदा, कोई बड़ी चीज़ खरीदने चले गए, जैसे कि हेलीकॉप्टर खरीदने चले गए या एरोप्लेन खरीदने गए या कुछ खरीदा आपने इस तरीके का, टोटल अमाउंट जो एडिशन में आपके पास आ रहे हैं सब में, अगर वहाँ पर एक क्वांटिटीज इस तरीके से हो जाए कि 4 करोड़ 1 रुपीज़, तो आप 4 करोड़ के कंपैरिजन में 1 रुपीज़ अगर नहीं भी दोगे, नहीं लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, सिर्फ 4 करोड़ की पेमेंट कर सकते हो, 4 CR। लेकिन अगर आप किसी डिफरेंस वैल्यूज़ की बात जाओ, अगर डिफरेंस में अगर 1 रुपीज़ ही आ रहा है सिर्फ, जैसे कि अगर आप कोई चॉकलेट लेने गए 1 रुपीज़ की, तो चॉकलेट का रेट ही 1 रुपीज़ है और वह 1 रुपीज़ अगर उसको आप नहीं दोगे तो आपको चॉकलेट नहीं देगा। लेकिन अगर आपने एरोप्लेन खरीदने गए, आप उसको 1 रुपीज़ नहीं दोगे, वो एडिशन अमाउंट है टोटल 4 CR के आगे, लेकिन डिफरेंस के अमाउंट पे जो क्वांटिटी बच रही है वो 1 रुपीज़ है और उसके लिए एक चॉकलेट नहीं जाओगे तो वो आपको 1 रुपीज़ का नहीं देगा। तो डिफरेंस के केस में जो वैल्यूज़ हमारी आ रही है वो हमारी ये छोटी सी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, पर एडिशन के केस में बहुत बड़ी वैल्यूज़ में वो छोटी सी क्वांटिटी निगलेक्टेड है। सो दैट वी कैन राइट लाइक दिस वन, S2P माइनस का S1P इक्वल टू 2XD अपान 2 कैपिटल D। 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा और यही आपके पास पाथ डिफरेंस है, डेल्टा एक्स इक्वल टू XD अपान, ठीक है, कैपिटल D। ठीक है, और अगर आपने इसको मैक्सिमा इंटेंसिटी की बात करी, मैक्सिमा इंटेंसिटी की आर कंस्ट्रक्टिव फिनोमिना, आर कंस्ट्रक्टिव फिनोमिना, अगर आप कंस्ट्रक्टिव फिनोमिना की बात करते हो तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आपने क्या निकाला अभी, एन लेमडा, यही ना मैक्सिमा के लिए, और ये पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो आप पुट करोगे यहाँ पर, तो एन लेमडा इज इक्वल टू एक्स, एन एज्यूम करते हैं एन nth फ्रिंज के साथ, जो एन की वैल्यूज है nth फ्रिंज के साथ देख रहे हैं, ठीक है, एक्स एन इज इक्वल टू स्मॉल डी अपान कैपिटल डी, ये चीज़ आपको पता चल जाती है। ये मैक्सिमा के लिए है, ये मैक्सिमा इंटेंसिटी की वैल्यूज यहाँ से आ जाती है। अगर मैं इससे उसकी पोजीशंस की बात करूं कि कहाँ पर उसकी इंटेंसिटी है, तो आप वहाँ पे कहोगे एक्स एन इक्वल टू एन लेमडा डी कैपिटल डी अपान स्मॉल डी, ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। इस रिजल्ट का फायदा क्या है, इसी से आपको फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी। फ्रिंज विड्थ मतलब कि जो फ्रिंज के फॉर्मेशंस हो रहे हैं आपके पास, जो फ्रिंजेस की यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, मैक्सिमा मिनिमा, जो मैंने इंटरफेरेंस फिनोमेना आपको दिखा रखा था एक बार, कि वहाँ पर जो एक इंटेंसिटी आपके पास अगर मैक्सिमा है तो दूसरा मिनिमा है, फिर ये मैक्सिमा है, फिर मिनिमा है, फिर ये मैक्सिमा है, और ये वाली इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमा वाली है बीच में, तो इसके और इसके बीच की जो वैल्यूज आएगी वो क्या है, वही जो बीटा है। ये वैल्यूज क्या है आपके पास, बीटा है, और इस बीटा की जो वैल्यूज गिवन है आपके पास, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे लिख सकते हो कि बीटा इज नथिंग बट एक्स एन प्लस 1 माइनस का एक्स एन, ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग जब आप इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, इसको आप डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके पास क्या वैल्यूज आ जाएगी, बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर n प्लस 1 है, एज्यूम कर लीजिए कोई 2 आ जाएगा, तो आपके पास n प्लस 1 लेमडा कैपिटल डी अपान डी माइनस, ठीक है, एन लेमडा डी अपान स्मॉल डी। ओपन करो आप एक टर्म, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो लेमडा डी अपान डी अपान बीटा, ये चीज़ आपको यहाँ से मिल गई। तो मैक्सिमा इंटेंसिटी के केसेस में जब आपने निकाला हुआ वहाँ पर डिफरेंस, तो बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी अपान स्मॉल टी मिल गई। तो यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर होकर मिल रही है कि भाई जितने भी ये फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेज हो रहे हैं, इसके बीच की वैल्यूज क्या होगी, वो तो कांस्टेंट ही होगी। ठीक है, ये बीच बीच में क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम इस बात को करते हैं यहाँ पर कि जो आपके पास बीटा की वैल्यूज आई हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही जब हम मिनिमा की डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना की हम बात करते हैं, ठीक है, और डार्क फ्रिंजेस, तो जो आपके पास जो पाथ डिफरेंस की वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पर x, ठीक है, 2x स्मॉल डी अपान 2 कैपिटल डी, यही है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली जब आप इसकी वैल्यूज को देखते हो तो यहाँ पे क्या लिखते हो आप, 2n प्लस माइनस 1 लेमडा बाई 2, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स डी अपान कैपिटल डी, एन के टर्म में, तो इसको एन के टर्म में आप देखेंगे, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंगली जब आप एक्स एन की वैल्यूज लिखते हो यहाँ पर, तो 2n प्लस माइनस का 1 लेमडा बाई 2 और कैपिटल डी अपान स्मॉल डी, ये रिजल्ट आएगा आपके पास।
यहाँ से भी इस फिनोमिना के अकॉर्डिंगली जब आप बात करते हो बीटा की, तो बीटा इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन, ठीक है, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन। तो यहाँ पर भी वही रिजल्ट आपके पास आएगा, लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। तो लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, जब दोनों को डिफरेंस करते हो आप तो यही आ जाएगा। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि जो बीटा आके आपके पास गिवन है यहाँ पर, ठीक है, बीटा, वो डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस दोनों के केसेस में सेपरेशन सेम है। मीन्स जो डिफरेंस आपको यहां से मिल रही है, जो सेपरेशन आपको यहां से मिल रही है, अगर आपने इसको डार्क ये ब्राइट एज्यूम कर रखा है इन दोनों को, ठीक है, और इसके बाद ये डार्क फ्रिंजेस है, ठीक है, ये आपके पास है और इसके अकॉर्डिंग ये ब्राइट फ्रिंजेस है। तो इस फ्रिंजेस के केस में जब आप इसकी बात करते हो यहाँ पर, तो जितनी डिस्टेंस आपकी इसके स्लिट के बीच में इसके बीच में होगी, ठीक है, उतना ही आपका सेपरेशन इसके बीच से इसके बीच में होगा डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस के केसेस में। और दोनों की ही केसेस में, दोनों की ही इस केस में दोनों की शिफ्टिंग सेम होगी और हर एक डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में सेम सिचुएशन आपको देखने को मिल सकता है। और यही जब फ्रिंज की फॉर्मेशन हो जाती है तो आपके पास जो फिनोमिना देखने को मिलेगा यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम ली है तो दोबारा से मैक्सिमम लीजिए, फिर से मैक्सिमम लीजिए, ठीक है, और यहाँ से ये मैक्सिमम लीजिए। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर है कि बेटा आपके पास जो फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेज हो रही है यहाँ पर इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में जो फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेज की हो रही है, तो जो बीच का सेपरेशन है यहाँ से यहाँ तक के बीच का ये चीज़, ठीक है, और जो ब्राइट जो आपके पास डार्क फ्रिंजेस की हैं, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगला डार्क जहाँ पे भी होगा यहाँ तक, ये सेपरेशन भी आपकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इंटेंसिटी मैक्सिमम तो होगी, जो मैक्सिमम आपके मिनिमा है वो तो इंटरफेरेंस फिनोमेना में कांस्टेंट ही होगी। तो जो सेपरेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेज है वहाँ पर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज के बीच में भी आपके पास सेम सिचुएशन आपको देखने मिल जाएगी, ये वैल्यूज। तो बोथ द केसेस डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, बोथ की केसेस में ही आपके पास अगर हम बीटा के साथ अगर हम वेवलेंथ की टर्म की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हमने डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन और स्लिट के बीच की बात करी तो वो भी आपके पास ऐसे ही दिखने को मिलेगी, ठीक है, बीटा के साथ कैपिटल डी की, तो वो भी ऐसे ही दिखेगी आपको, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने स्क्रीन के जो सोर्सेस के बीच के डिस्टेंस की हम बात कर रहे थे स्मॉल डी की, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना देगा। वो क्या बनाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इट मीन्स बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू wavelength, beta is directly proportional to capital D and beta is inversely proportional to small d। और यही पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो पेपर में कई बार पूछा जाता है कि जो आपके पास S1 और S2 है, यहाँ से यहाँ तक ये है S1 और ये पॉइंट आपके पास S2, इस दोनों की डिस्टेंस की बात पे ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं ये स्मॉल डी के साथ। इसी पर ज़्यादा क्वेश्चन आपसे बनाए जाते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए कि अगर ये चीज़ डबल कर दिया जाए, इफ़ D गोज टू द 2D देन बीटा विल बी क्या होगी, डबल होगी, हाफ होगी, इंक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये वर्ड यहाँ पर आ जाते हैं। तो जैसे ही ये डिक्रीज करेंगी ये इंक्रीज हो जाएगा, अगर ये हाफ होगा तो फिर ये डबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप पास बीटा 1 इज प्रोपोर्शनल टू 1/D1 एंड बीटा 2 इज प्रोपोर्शनल टू 1/D2, ये हो गया रिजल्ट। आप यहाँ पे कह सकते हो बीटा 2/बीटा 1 इक्वल टू, ठीक है, ये बीटा 2 यहाँ पर है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा तो ये D1/D2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि इसको हाफ कर दो, पहले तो D है इसके बाद D/2 कर दोगे, तो बीटा 2 की जो वैल्यूज आएगी वो बीटा 1, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाई D1/D2 आ जाएगी। और जैसे इसको हाफ करोगे आप तो क्या हो जाएगा, इसके साथ ये डबल हो जाएगा, तो आपके पास 2 बीटा 1 व्हेन D टेंस टू D/2, ठीक है। जैसे आपने D को D/2 कर दिया तो वो डबल हो जाएगी, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कंडीशन में होगी। और यहाँ पर आपने 2D करा है D2 के लिए, ये आपके पास D2 की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी यहाँ से इसको ये डबल किया हुआ है तो ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस पर अगर आपने D/2 करा है यहाँ पे तो ये डबल होगा, और इसको आपने हाफ किया है तो ये, ठीक है, हाफ करेंगे तो डबल, डबल करेंगे तो हाफ हो जाएगा। मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये याद रखना आपको कि बीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/D, ठीक है। और अगर आपने D की वैल्यूज को, जो डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट है, अगर आपने उसको डबल करा तो उसके जस्ट साथ डबल हो जाएगा,
ठीक है। तो ये बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है, इस पेपर से कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर फ्रिंज विड्थ के साथ डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन के बीच में है, वेवलेंथ ऑफ द सोर्सेज है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स की है, और साथ में बीटा की वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन द जो आपके पास गिवन है सोर्सेज उसके बीच के डिस्टेंस स्मॉल डी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन इस पेपर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये रिलेशन याद रखना है। और साथ में पेपर में पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाली बात, एन लेमडा और डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n+-1, ठीक है, लेमडा बाई 2, ये दो चीज़ें ठीक है। डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा, डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2, ये दो रिजल्ट, ये तीनों रिजल्ट आपसे पेपर में बहुत पूछा जाता है। ये है आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, और ये आपके पास है डार्क फ्रिंजेस के लिए, डार्क के लिए, या इसको आप डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना कहते हो, आप इसको कंस्ट्रक्टिव फिनोमिना कहते हो, और विड्थ के साथ ये रिजल्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और उसके अकॉर्डिंगली आप इसको कर सकते हैं। साथ में एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात मैं कहूँगा कि जैसे ही आप उसके बीच में कोई मीडियम्स का अगर आपने सोर्स डाल दिया, तो उसके केसेस में जो फ्रिंजेस के जो शिफ्टेड है वो बिल्कुल सेम शिफ्ट होंगे ऊपर की तरफ, यहाँ पर जितना ये शिफ्ट होगा उसी के हिसाब से सारे शिफ्ट हो जाएंगे, और उस शिफ्टिंग का जो रिजल्ट है वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बीटा और लेमडा के साथ कोई रिलेशन होगा पाथ डिफरेंस में, वो आपको ऐसे दिख जाता है। जैसे कि आपके पास कोई इस तरीके का है सोर्स, ये है S1, ठीक है, और ये आपके पास S2 है, ठीक है, इस पॉइंट पे, और यहाँ पर सोर्स आपके पास S, ठीक। आपने इस मीडियम के साथ में आपने यहाँ पे एक लाइट डाली, और आपने क्या किया, इसके बीच में ये जो पॉइंट्स है आपके पास, ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है, ये सेंटर है, वो एज्यूम कर लीजिए ये P पॉइंट है। जैसे ही आपने इसके बीच में कोई एक T थिकनेस का कोई मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल T थिकनेस का डाला इसके अंदर, तो एक्चुअल में इसकी जो पाथ होगी वो क्या होगी, इस मीडियम की वजह से कुछ डिफ्लेक्ट हो सकती है, वो शिफ्ट हो सकती है, ठीक है। जैसा डिपेंड करेंगे डेंसिटी के ऊपर, उसके अकॉर्डिंगली इसकी पॉइंट्स कहीं पर P डैश मिल सकता है, P डैश मान लीजिए, ठीक है ना। अगर आप दोनों में रखेंगे तो दोनों का चेंज हो जाएगा, एक का रखेंगे तो एक की वजह से चेंज होके पॉइंट्स कहीं पर चेंज होके जा सकता है। हो सकता है कि वो पॉइंट कहीं यहाँ पर आ जाए और ये पॉइंट्स कहीं यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो जो शिफ्टिंग है इस लाइट के साथ, जो इस मीडियम के साथ शिफ्टिंग है लाइट की, वो आपके पास डेल्टा जो पाथ डिफरेंस होगा यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर वो डेल्टा पाथ डिफरेंस जो चेंज होगा, डेल्टा पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स इक्वल टू μ-1, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ-1 इंटू टी, और फिर कैपिटल डी बाई लेमडा, ये इसी के साथ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग थिकनेस टी के टर्म में ये भी कह सकते हैं कि बीटा बाई लेमडा के टर्म में लिख सकते हैं μ-1 एन टी, और साथ में आपके पास बीटा अपन लेमडा, ये आपका डेल्टा एक्स आ जाएगा। ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही जब आप एंगुलर फ्रिंज विड्थ की आप बात करते हो, एंगुलर फ्रिंज विड्थ कि एंगल के साथ कैसे चेंज हो रहा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपके पास है। थीटा इक्वल टू आप इसको लिख सकते हो बीटा अपान कैपिटल डी, और दिस इज इक्वल टू लेमडा अपान स्मॉल डी। सारे वेरिएबल आपको पता है, दोनों स्क्रीन के बीच के डिफरेंस है, और यहाँ पर तो कई बार आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा कोई न्यूमेरिकल मिल सकता है कि बताइए भाई एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना होगा। एक आपका फ्रिंज विड्थ है बीटा, और एक आपके पास है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, और दोनों ही चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब आपके पास जो बीटा है इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये आपके पास फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज विड्थ है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंगली ही आपको ये चीज़ रिवाइज कर देना। जैसे आप कोई मीडियम्स में डाल दोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, थोड़ा सा शिफ्टिंग हो जाएगी सबके साथ, ठीक है। μ-1 टी डी बाई लेमडा, और बीटा के टर्म में ये आ जाएगा। एंगुलर जो फ्रिंज विड्थ है वो ये है, और आपके पास फ्रिंज विड्थ ये बीटा इक्वल टू दिस वन। तो इस पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन 100% रहेगा, आप इस चीज़ को देख लीजिए। और जैसे ही आपके पास जिस पॉइंट से मैंने इसको डिस्कस किया है, बहुत ध्यान से रखना, इसमें डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस के साथ सारे रिजल्ट आपके पास क्लियर हैं। इन सब को यूज करके आप बहुत अच्छे तरीके से आगे चल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा है, इसको रिवाइज करना है। इन सब पे आपको बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी जो आने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, उसके हिसाब से आप चलोगे, ठीक है। नाउ वी हैव द सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन इज देयर नाउ, ठीक है।
if one slit is illuminated with red light and other slit is illuminated with the blue light, okay, एक रेड से एक ब्लू से, then no interference pattern is observed on the screen. ये पॉइंट आपको नोट पॉइंट करके रखना है, नोट पॉइंट, बिकॉज दोनों की मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज करना है, सिंगल वेवलेंथ की लाइट होनी चाहिए, और आपने यहाँ पे क्या किया, डबल वेवलेंथ का यूज कर दिया, तो ये अलग है और ये अलग है, तो इस केस में इंटरफेरेंस में ना नहीं होगी, इंटरफेरेंस की जो लाइट है मैक्सिमा और मिनिमा की वो आपको नहीं मिलेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। फॉर टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट, अगर आपने S1 और S2 के दोनों सोर्सेस पर दो डिफरेंट सोर्स रख दिया, एक रेड और एक ब्लू, तो उसके अकॉर्डिंगली जो पैटर्न बनने वो नहीं बनेंगे, सीधे लाइट चली जाएगी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ the two coherent sources consist of object and it is reflected image, the central fringes is dark instead of the bright one. अब आपने उसकी लाइट के बीच में कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया तो वहाँ पर डार्क बन जाएगी ब्राइट के कंपैरिजन में उसकी, क्योंकि उसकी वहाँ पे चली जाएगी इमेज चली गई, तो जो फ्रिंज फॉर्मेशन होगी सेंटर पर वो डार्क चली जाएगी इन कंपेयर टू ब्राइट के। तो ये बात भी आपको याद रखना है, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूजफुल रिजल्ट्स क्या है यहाँ पर, पाथ डिफरेंस आपको मिल गया, पाथ डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस वेव मीटिंग एन ए पॉइंट P, ठीक है, एट ए पॉइंट P ऑन द स्क्रीन इज गिवन बाय डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा I प्लस डेल्टा F, वेयर डेल्टा I इज द इनिशियल पाथ डिफरेंस बिटवीन द wave before the slits and delta F is the path difference between the waves after they emerging from the slit. In this case delta I is equal to 0, commonly used condition, so that delta is equal to path difference is equal to delta final is equal to xd upon capital D is equal to d sin theta, ठीक है। ये आपके पास क्या मिल जाएगा, d sin theta, ये बात आपको याद रखनी है। और इसमें ये वेव नेचर इसलिए शो किया जा रहा है कि ये S1 S2 है, डिस्टेंस d है, और ये आपके पास थीटा और यहाँ से फ्री एंगल है, ठीक है। और यही चीज़ हम लोगों ने आपको फाइंड आउट करके दिखा दिया मैंने कि ये पाथ डिफरेंस आपको कैसे फाइंड आउट करना है, और ये आपके पास दोनों स्लिट हैं और ये स्क्रीन है, इस पॉइंट से ये तक x है, सब रिलेशन आपको दिखा दिया, और इसके अंदर एक मीडियम भी डाल के हमने दिखा दी कि ये पॉइंट कैसे शिफ्ट हो रहा है, और शिफ्ट यूनिफॉर्मली ऊपर की तरफ हो जाएगा बस, और कोई चेंजेस नहीं आने इसमें। साथ में आपने देख लिया कि वेयर x इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, एल लेमडा आपको मिल गया, और आपके पास 2n-1 लेमडा बाई 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू प्लस माइनस मतलब एक मैक्सिमा की तरफ एक मिनिमा की तरफ, और आपके पास ये रिजल्ट भी आ गया xn इक्वल टू एन लेमडा डी अपन डी, और इसको आपने n बीटा के टर्म में भी शिफ्ट कर सकते हो, xn इक्वल टू n बीटा, ठीक है, और यही n बीटा से शिफ्टिंग मिलेगी आपको, ठीक। एंड सिमिलरली आपके पास 2n-1 बीटा बाई 2, ये रिजल्ट भी आपको दिख रहा है, और n की वैल्यू 1 2 3 यहाँ पर। फ्रिंज विड्थ का रिजल्ट आपको मिल गया, ठीक है, फ्रिंज विड्थ आपको मिल गया बीटा इक्वल टू लेमडा डी अपन स्मॉल टी। इसका प्रॉपर डेरिवेशन मैंने कर दिया आपके पास पूरा ग्राफ के साथ डायग्राम, ताकि केस बेस स्टडी के जो क्वेश्चंस आए वो भी आपसे सॉल्व हो जाए। इसकी वजह से बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक एक पॉइंट्स को एक एक पैटर्न को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। एंगुलर भी आपको दे दिया मैंने, थीटा इक्वल टू लेमडा डी अपन बीटा अपन टी, ठीक है। और यहाँ पर एंगुलर कहाँ पर, वो ये थीटा और इसके और डी है, और ये देखो फ्रिंजेस की फॉर्मेशन है, ये आपके पास ब्राइट है, डार्क है, ब्राइट है, डार्क है, ठीक है। ये देखो डार्क है, ये ब्राइट है। तो जो इसका बीटा की वैल्यूज है, जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि दोनों के बीच से सेंटर की वैल्यूज है बीटा, और यही बीटा इक्वल टू क्या है, लेमडा डी अपान स्मॉल डी। इस रिजल्ट के साथ आप इसको देख सकते हो। तो बहुत ही बेसिक और बहुत अच्छी तरीके से आपको मैंने सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है, और हर चीज़ को याद रखना, एग्जाम में जो क्वेश्चन आना है बहुत बेसिक आना है, इसी बीच में से कुछ पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। इन YD इफ N1 फ्रिंज आर विजिबल इन अ फील्ड ऑफ व्यू with light of wavelength lambda 1 while N2 with the light of wavelength N12 in the same field, then N1 lambda 1 is equal to M2 lambda 2 एक रिलेशन है, इसको आपको याद रखना है। अब आती बात सेपरेशन डेल्टा एक्स बिटवीन द फ्रिंजेज, वो आप देख सकते हैं कि बिटवीन nth ब्राइट एंड mth ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है, nth एंड mth डाई फ्रिंजेस के लिए वेयर n इज ग्रेटर देन m, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n-1 बीटा m, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो भी आपको सेपरेशन देखना है किसी भी दो में से देख सकते हैं। इसका मतलब यही है कि आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा फिर ये कितने भी ज़्यादा हैं, तो जो भी आप फ्रिंज विड्थ निकालते हैं वो आपने एक के बाद दूसरे वाले के बीच में देखोगे, कहीं भी देख सकते हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन आपके पास बीटा आ जाएगा इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट तक। तो जो सेपरेशन आपको देखने हैं वो सेपरेशन सबके लिए सेम आएगा, किसी भी दो के बीच का सेपरेशन देख सकते हो, वो n-m है, n इज ग्रेटर देन, जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को माइनस करना है आपको, ठीक है। नाउ
द बिटवीन nth ब्राइट एंड nth डार्क फ्रिंजेस, तो इसके बीच की वैल्यूज कैसे निकालोगे? इफ n इज ग्रेटर देन m देन डेल्टा x इज इक्वल टू n माइनस एम प्लस 1/2 इंटू बीटा, ठीक है। सो दैट जो बी ऑप्शन है n इज ग्रेटर देन m देन डेल्टा x इज इक्वल टू m माइनस n माइनस 1/2, दोनों ऑप्शन आप दोनों से भी निकाल सकते हैं इंटू बीटा के टर्म में, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस, टू आइडेंटिफाई द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस मोनोक्रोमेटिक लाइट is replaced by the white light due to the overlapping central maxima will be white with the red edge on the other side of it shall be get the few colors bind in the uniform illumination. If the whole YD Young's double slit experiment setup is taken into the another medium, then lambda change, so beta change, that is in water lambda change is equal to wavelength upon this refractive index and beta is equal to this and this 3/4 इंटू बीटा इंटू एयर। तो एयर के कंपेरिजन में वाटर के अंदर जो फ्रिंज शिफ्ट है वो 3/4 टाइम्स हो जाती है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बेसिक बात है कि भाई आपके पास कोई मीडियम है, मीडियम चेंज करोगे जैसे ही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से फ्रिंज की शिफ्टिंग होती है और वो चेंज हो करके कुछ भी आपको रिप्लेस करके दे सकते हैं, वो रिजल्ट भी आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो वाईडी का है बहुत अच्छे तरीके से आके लास्ट वन पॉइंट इज द कंडीशन फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्विंग इंटरफेरेंस फिनोमेना। यहाँ पर जो सिस्टम आपको दिख रही है, पहला पॉइंट है द इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरिंग वेव मस्ट बी रिमेन द कांस्टेंट, बिल्कुल ठीक बात है, अदरवाइज द इंटरफेरेंस विल नॉट बी द सस्टेन्ड। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इसकी बात कर रहे हैं अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा, यहाँ पर दूसरा सोर्स आपके पास कोई और आया, एज्यूम कर लीजिए वो इस तरीके से है, अगर ये कांस्टेंट नहीं रहा तो जो इंटरफेरेंस की जो फिनोमिना है यहाँ पर वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेगी, मैक्सिमम और मिनिमम तो बन ही नहीं पाएगा, तो वो कुछ अजीब सा बनेगा और वो पैटर्न फॉलो अप नहीं कर देगा। ऐसे अगर आप ऐसे कर दोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये कोई इंटरफेरेंस फिनोमिना तो है नहीं, तो ये सस्टेन नहीं कर पाएगा इंटरफेरेंस, तो मैक्सिमम और मिनिमम नहीं मिल पाएगी, ये चीज़ बेकार हो जाएगी इसके लिए लाइट। तो इसलिए आपको फेज, कभी आप यहाँ पे आ जा रहे हैं, कभी यहाँ आ जा रहे हैं, कभी यहाँ आ जा रहे हैं, तो आपका फेज जो एक्सिस पे चेंजेस है वो चेंज नहीं होने चाहिए, अदरवाइज कभी मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी सब गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। इवन मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ जो इन मैक्सिमम और मिनिमम है वही नहीं होगी, क्योंकि वो अंडर कंडीशन नहीं आती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द टू वेव्स शुड बी इक्वल, यही कहा सो दैट अगर आपने रेड और ग्रीन ली तो इट्स हैव नो इंटरफेरेंस, रेड और ग्रीन ले लोगे तो नहीं होगा, सेम होना चाहिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होना चाहिए, मतलब रेड को रेड के साथ लो, ग्रीन को ग्रीन के साथ लो, इंटरफेरेंस फिनोमेना आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने रेड और ग्रीन दोनों को S1 और S2 से अलग अलग सोर्स डाल दिया तो वो इंटरफेरेंस फिनोमेना नहीं बनेगी, क्योंकि डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी की और डिफरेंस है वेवलेंथ के साथ, सो दैट इट विल नॉट टेक कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस फिनोमेना। ओके, थर्ड पॉइंट है द लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का रीजन भी बता दिया मैंने आपको, क्योंकि अगर आप मोनोक्रोमेटिक नहीं लेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा, व्हाइट व्हाइट सा बनेगा और बहुत सारे फ्रिंजेस एक साथ ओवरलैप हो जाएंगी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैक्सिमा कहाँ पर है और मिनिमा कहाँ पर है। दिस एलिमिनेटिंग ओवरलैपिंग ऑफ द पैटर्न एज ईच वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू वन इंटरफेरेंस पैटर्न। फोर्थ पॉइंट है द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी या नियरली इक्वल होना चाहिए। दिस इंप्रूव द कॉन्ट्रास्ट, अगर आपने इक्वल कर दिया तो कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा होगा, उसका मैक्सिमा और मिनिमा डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस अच्छी बनेगी, बहुत अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। एंड द सोर्स मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर, मीन डिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए और पास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक सोर्स आपका यहाँ पर दूसरा सोर्स यहाँ लेके चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि इंटरफेरेंस फिनोमेना हो जाए, ये नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। अदरवाइज ड्यू टू द स्मॉल फ्रिंजेस बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, द आइज कैन नॉट रिजॉल्व, eyes cannot be resolved the fringe resulting in the uniform illumination, so that 6 आपके पास क्या, if two light waves are polarized then their status of polarization must be same, ठीक है। ये चीज़ आपके पास इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी और यही चीज़ आपको याद रखना है। इन सब में आपके आने वाले CUT के सारे क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, आप यहाँ से हर चीज़ को रिकॉल कर लेना कि क्या कंडीशन है, कोहेरेंट सोर्सेस क्या है, ठीक है, कितने टाइप की होती है, डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट, डिफरेंस एम्पलीट्यूड क्या होता है, और साथ में उसकी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होती है, इंटेंसिटी मैक्सिमा और मिनिमा क्या होती है, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस की पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या है, फेज डिफरेंस की कंडीशन क्या है, फ्रिंज विद किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, अगर आपने किसी एक सोर्स में कोई मीडियम डाल दिया तो उससे फ्रिंज पे इफेक्ट क्या होगा, सेपरेशन क्या होगा, शिफ्ट हो जाती है, सेपरेशन सेम रहेगी बट शिफ्टिंग ऊपर की तरफ हो जाती है, ये बात सारी याद रखना है। और
ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि टू डिफरेंट कलर्स की आप वेवलेंथ वाली लाइट मत यूज़ करना, कोई इंटरफेरेंस फिनोमेना नहीं होगा। तो आज की सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, एंजॉय दिस टॉपिक एंड आप बहुत सारे क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।